हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो मैथ में चलता था, वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9। देखो भाई, प्रैक्टिस सेट लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है भाई? देखो, इंसान के लिए अगर जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना, उसी प्रकार छात्र जीवन में अगर पेपर क्रॉस करना हो तो आपके लिए एक प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। आप ये देख लो भाई, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मान लो कि डे बाय डे आपका स्कोर इंक्रीज होगा और उसी के स्कोर के अनुसार आपके मार्क्स आएंगे। उसी के हिसाब से आप मेरिट को भी फाइनल कर पाओगे। ठीक है ना? तो आपको प्रैक्टिस लेनी करनी है डे बाय डे, पर डे। सभी सब्जेक्टों की हमने चला दी है, रीजनिंग का भी हो, मैथ का भी हो, जीएस का भी, हिंदी इंग्लिश सभी तरह के लेके चलते हैं। तो हम आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करते हैं क्या कह रहा है भाई। और देखो भाई, प्रैक्टिस सेट लेना कभी ना भूल करें, चाहे भाई कहीं से भी करो, कैसे भी करो भाई, मगर प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहना। प्रैक्टिस है तो आपका एग्जाम आपके हाथ में है, कभी भी कर सकते हो। ये मानो अगर आपका प्रैक्टिस आपकी सुपर फास्ट है तो इसी प्रकार से आप एग्जाम को कर ले जाओगे क्वालिफाई अच्छे से। तो आइए बिना टाइम को गवाए हुए हम प्रैक्टिस सेट को करते हैं स्टार्ट, 9वीं वाले को। तो देखिए, हम मैथ का कराते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर है जो कि एसएससी जीडी के 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट का। आपने किसी ने भाई मैंने दिया होगा, तो उसमें देखा गया होगा कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो ये आप देखना कि कैसे करना है इसको जल्दी से। आपके लिए देखो क्या करना है, कैसे करना है, शॉर्ट अप्रोच कैसे अपनवानी है, कैसे नहीं करानी है। हम लेके चलेंगे आपके लिए विद इन सेकेंड वाले भी। बस आपके लिए बस मल्टीप्लाई आनी जरूरी है। अगर आपकी कैलकुलेशन हाई फाई है तो उससे आप जल्दी से जल्दी कर ले जाओगे। कैलकुलेशन हाई कैसे करोगे? उसके लिए भाई आप तो पहले नंबर तो आप 20 या 30 तक के स्क्वायर याद करना, 30 तक टेबल याद कर लेना जिन्हें पहाड़ी बोलते हैं। अगर आपके लिए टेबल और ये स्क्वायर और क्यू रूट याद कर लेना 20 तक कम से कम। अगर भाई इनके कर ले जाते हो तो आपको अच्छा बेहतर स्कोर बनाने के लिए आप बनाने जाओगे। और इसी प्रकार से ही आपके लिए परसेंटेजों में देखा होगा कि परसेंटेजों की फ्रैक्शन वैल्यूओं को याद कर लोगे तो भाई अच्छा रहता है। उनसे आपका ही फायदा रहता है भाई। एग्जाम में आपको निकालने के लिए टाइम नहीं रहता है कि भाई अगर आप निकालते हो, आप जानते हो भाई मुझे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, या 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। आप यहाँ पे कर ले जाओगे याद। अगर वहाँ पे देखा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो वहाँ पे निकालोगे, 1-2 सेकंड लग जाएंगे भाई। टाइम को बचाना है, टाइम को बचाओगे तभी भाई अगर आपके लिए कुछ याद है तो। ठीक है ना? मैथ में भी भाई कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो आइए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपये है। क्या दे रखा भाई? 6% की वार्षिक ब्याज है, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। तो प्रिंसिपल आपके लिए बताना है। पहले तो आपके लिए देखो छोटे सिंपल सी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा SI बराबर PRT/100, वो फॉर्मूला लगा लेना, आप वहाँ से भी कर ले जाओगे। तो मैं उसी को लगा देता हूँ। SI कितना दे रखा है? 960 रुपये दे रखा भाई मेरे। 960 रुपये SI दे रखा है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपके लिए 6% है। टाइम आपको 2 वर्ष का है। अपॉन कर देना 100। ठीक है भाई मेरे। तो इस प्रकार से आगे देखोगे जब करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 मट्ठे कितनी होती है? 96। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई मेरे? 8000 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये आपके पास आ चुका है प्रिंसिपल 8000 रुपये। अब क्या कह रहा है कि समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है आपके लिए। देखो, मैं एक ट्री मैटर बता दूं कि भाई ट्री मैटर होता क्या है कि देखिए, 2 वर्ष है तो 2 डंडे काट दोगे तब निकाल ले जाओगे। या आप देखो सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। सक्सेसिव तो कैसे निकालते हैं, मैं इसके CI के कई कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको वहाँ देखना है किससे आपको कितना जल्दी पड़ रहा है, वो लेके चलना है। देखो, मैं एक आपके लिए बताऊंगा अच्छा वाला। देखो, 2 वर्ष हैं तो 2 वर्ष में आपने वो लगाया होगा सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है कि 6+6+6 × 6/100।
ठीक है भाई मेरे 100। 6 अच्छा कितने होती है 12, पॉइंट हो जाएगा 36, 12.36 निकल आया इसका CI। अगर आपको देखना था अगर इसमें मैंने कौन सा लगाया भाई, देखो ये मैं फॉर्मूले ही बता देता हूँ, x + y + x × y अपॉन 100। ये मैंने भाई आपके लिए सक्सेसिव परसेंटेज निकाल देता हूँ मैं इसकी CI की। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, मैं इस प्रकार से लेके चलता हूँ। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें 12.36 से आपकी निकली आएगी CI, ठीक है ना भाई, अपॉन कर देना 100। देखो ये 2 जीरो यहाँ पे, पहले 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ से ये 2 जीरो खत्म कर लेगा, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो खत्म हो जाएगी, 8 × 48.8। अब देखो आपको पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करनी होगी भाई, एग्जाम के टाइम में आपको बचाना टाइम। कैसे बचाएगा भाई वो देखो, अब आपका ऑप्शन नंबर में 0.8 देख लो, 0.8 किस में, 0.8 इसमें, बस आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी बिल्कुल भी। एग्जाम में आपके लिए ये बिल्कुल नहीं करना कतई भी। आपके लिए अगर बढ़िया कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, आपके पास कंसेप्ट पता है कि इसी कंसेप्ट से होगा, तो बस पॉइंट से देखो, बस खत्म कहानी। यूनिट डिजिट से काम चलाना है, ना कि पूरा कैलकुलेशन करके चलना है। अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे ना भाई, 1-2 सेकंड और लगेंगे मुझे इसे कैलकुलेशन करने में। आपके लिए अगर हमने 5 सेकंड भी मानी, तो 5 सेकंड आप अगले क्वेश्चन में बचा के लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगानी वो। हमें दिख रहा है ये 0.8 आएगा, तो इसकी कैलकुलेशन क्यों करूँ मैं, आप खुद कर लोगे भाई, यही आ रहा रिजल्ट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से आजमा के चलना आपके लिए। और देखो एक और मैं मेथड बता दूं आपके लिए, देखो 2 साल के लिए क्या होता है, 2 साल के लिए मैं लगा देता हूँ 2 in 1 वाला, 2 in 1 लगा देते हैं। 3 ईयर के लिए क्या होता है, 3-3-1 होता है। और 4 साल के लिए इसी प्रकार से 4 साल के लिए क्या होता है, 4-6-4-1। मैं इनको कंसेप्टों को मैं बता दूंगा आपकी क्लास में, जहाँ पे मैं आपके लिए सभी को बारीकी से बताऊंगा, इस प्रकार से भी बताऊंगा, और एक मेथड उसे भी बताऊंगा। जैसे कि मान लो 1000 दे रखा आपका रुपये, इसमें से 2 साल के लिए 2 डंडे काट देते हैं, 3 साल के लिए 3 डंडे काट दो, 4 साल का मुझे 4 डंडे काट दो। इस वाले मेथड से भी बताऊंगा, सभी प्रकार के मेथडों को आपके मैंने क्लास में बताऊंगा, जो कि अब आपके लिए यहाँ बताने में भाई टाइम भी लग सकता है, प्रैक्टिस सेट भी कराना जरूरी है पूरा। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। यह आपके लिए फाइंड करना है, समचतुर्भुज का पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि देखिए, पहले हम थोड़ा एक शेप पे चलते हैं। शेप ली हमने समचतुर्भुज की, ये ली हमने समचतुर्भुज, ठीक है भाई मेरे। ये समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल बराबर नहीं है, 2 डायगोनल दे रखे हैं, एक 48 सेंटीमीटर, एक 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर वाला बड़े रख देते हैं हम डायगोनल इसे, ये डायगोनल थोड़ा टेढ़ा कट गया, कोई नहीं। ये आपका एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये है। ये आपका देखो 48 सेंटीमीटर छोटे वाला, अगर छोटे वाले को हम 2 पॉइंटों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का आधा करेंगे तो 24 में बट जाएगा। अगर ये आपका देखिए कितने में है, कि ये आपका अगर 24 में है तो ये भी आपका 24 का होगा। इसी प्रकार दूसरे 64 दे रखा है, 64 वाले को हम इससे कर देते हैं कलर से, देखो 64 का आधा 32 कर दिया मैंने, ये 32 और ये भी 32, दोनों डायगोनल मैंने बराबर बराबर कर दिए, आधे आधे में बांट दिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर आया मैं, देखिए कि यहाँ पर एक मुझे इस प्रकार का फॉर्मेट दिख रहा होगा भाई, ये लो, ये आपका 32 दे रखा है और ये आपका दे रखा है 24। ये वाला मैंने फॉर्मेट उठा लिया है। कौन सा वाला भाई मेरे, मैं लेके आया हूँ इस वाले को, ये जो यहाँ से है दिख रहा होगा भाई, मैं न्यू पेन से कर रहा हूँ मैं इसे क्लिक, ये वाला फॉर्मेट उठाया मैंने यहाँ रख दिया। एक तो आपका 32 दे रखा है, दूसरा आपका 24 दे रखा है। आपको ये वाली भुजा निकालनी है। देखो इनमें सबसे बड़ी भुजा आएगी ये वाली, ये आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का चाहिए। तो आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम से सुना होगा
कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, उस प्रकार के फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है वो भी देखते हैं। तो ये कहता भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने ये कर्ण मान लिया कि आधार मान लिया कि लंब मान लिया, कुछ भी मान लो, लेकिन कर्ण को आपको बड़ाई वाली भुजी माननी होगी। तो देखो कर्ण का स्क्वायर हम निकालते हैं यहाँ पर, बराबर आधार में से मान लो चाहे 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024 मैंने 32 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लंब ये मान ला 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 24 का स्क्वायर लिख दिया। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई मेरे 1076, 1024 प्लस 576, तो ये बन जाएंगे आपके 1600। 24 में धर दे देता हूँ, 76 और 24 कितने होती है 100, 100 और 5 600 यानी कि 1600, ये 1600। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 40। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कर्ण की वैल्यू 40। आपके पास कर्ण भी आ चुका है, एक भुजा आ चुकी है आपके पास ये वाली 40। देखो पेरीमीटर चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देना। पेरीमीटर क्या कहलाता है भाई मेरे 4a होता है, तो a का कर देना इसमें मल्टीप्लाई। क्या a हमारी भुजा आ चुकी है 1, तो 4 इंटू a का मान रख दिया मैंने 40, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आया भाई समझ में, अच्छे से बारीकी से छोटे से फॉर्मेट में। देखो कुछ नहीं है, सीधा कह दिया उसने समचतुर्भुज किया, मैंने समचतुर्भुज बनाया आपके सामने। फिर कहा उसने विकर्ण है, एक 48 सेंटीमीटर एक 64 सेंटीमीटर। आप ही बताइए, बड़ा वाला विकर्ण मैंने ये ले लिया, इसका आधा आधा कर दिया मैंने, 32 धर दे दिया, 32 धर दे दिया, पूरा डायगोनल दे रखा था उसने, मैंने 64 पूरे को आधे आधे में कर लिया। इसी प्रकार 24 दूनी 48, 24 ये दे दिया, 24 ये दे दिया, होगी ना। 32 इसका मान निकाल दिया मैंने ये वाली भुजा का, 24 इसका निकाल दिया, ये वाली भुजा रही। तो क्या मैं इस भुजा को नहीं निकाल सकता था, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर थे, यहाँ पे मैंने के की वैल्यू ये मान के निकाल दी। जब एक भुजा का मुझे ये 40 दे रखा है तो इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, आप इन चारों को जोड़ दो पेरीमीटर निकलता है। आप किसी का भी निकालो पेरीमीटर, उसकी चारों भुजाओं का ही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है ना, जो भी इसकी जो ये सर्कल है उसका ये पेरीमीटर है। आपने जिसका निकाला है ये भी फॉर्मेट में निकाला है तो आपका पेरीमीटर लगाना, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, आपके लिए समचतुर्भुज था, ये अच्छी बात है। 40 यहाँ है, देखो ये भुजा इतनी है, अगर नापोगे तो दोनों बराबर बैठेंगी। मैंने अपने हाथ से नहीं काटी, काटी जो भी समचतुर्भुज ने कहा मैंने वही लिखा। ठीक, आगे आइए, इसे देखिए क्वेश्चन क्या करा भाई मेरे, कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 50% की वृद्धि हुई। अच्छा, मूल्य में कितने की वृद्धि होती है 50% की वृद्धि होती है हुई, और यह वृद्धि 25 रुपए की है। जो वृद्धि हुई है ना वो 25 रुपए की बराबर हुई है। तो प्रति किलो गेहूं की नया मूल्य क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तो आइए देखो करते हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी पे लेके चलते हैं। ठीक है ना, जब भी एक्सपेंडिचर वाले। हाँ भाई एक बात और बता दीजिए, क्या ये मेरा आपके लिए कलर दिखाई दे रहा है, अगर कलर दिखाई दे रहा तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आ रहा तो सही। तो प्राइस में क्या करता हूँ 50% की वृद्धि। अगर आपके पास भाई हाँ 50% की वृद्धि की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50% की 1/2, तो 2 से कर देता हूँ मैं 3, 2 से कर दिया मैंने 3। क्यों, क्योंकि भाई मैंने 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ 1/2। ठीक है ना, 2 से वृद्धि की है यानी कि ये मैंने प्लस कर दिया, 2 से कर दिया, 1 बढ़ा के 2 से कर दिया 3। ठीक है, आगे आया मैं, आगे आता हूं। फिर क्या कह रहा है देखो, हमारे हिसाब से प्राइस में 1 रुपये की वृद्धि हुई, उसके हिसाब से कितने की वृद्धि बता रहा है, वो बता रहा है 25 रुपये की वृद्धि। तो मैंने दिखा दिया ये 25 रुपये के बराबर। अब क्या कह रहा है, तो प्रति किलो की नया मूल्य क्या होगा बढ़ने के बाद का नया मूल्य है। बढ़ने के बाद के चाहिए, पैसे में चाहिए तो पैसे में कर दो मल्टीप्लाई। पुराने वाले 25 थी 75 रुपये किलो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट। अब कह दी जाए आपसे पुराना वाला मूल्य क्या होगा, 25 की मल्टीप्लाई कर देता मैं इसमें, 25 दूनी 50, 50 वाला हो जाता उसका पुराना मूल्य। ठीक है भाइयों, आया समझ में। आगे आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 ही ना भाई? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। करते हैं भाई इसे भी। देखो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले से दिख रहा है, आपको दिख रहा है भाई, ठीक है जी। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरे करने में कितना समय लगेगा? आप ही मान लो भाई, आपको 150 किलोमीटर की जाना है। मान लो यहाँ से जाना आपके लिए दिल्ली, आप यहाँ से मान लो कि आपका घर से ऑफिस 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो, तो ऐसे कितनी देर में, कितने घंटे में पहुंच जाओगे अपने ऑफिस? आप ही बताओगे सिंपल सिंपल में। जैसे कि मान लो ये मेरा एक रास्ता है आपके लिए, मैं ये रास्ता है, इसका टोटल डिस्टेंस दे रखा है आपके लिए 150। 150 टोटल डिस्टेंस दे रखा है दूरी। आप 1 घंटे में चलते क्या किलोमीटर? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे गया मैं, 1 घंटे में यानी कि मुझे 50-50 के हिसाब से, ये 50 के इसमें डिवाइड देता हूँ तो 3 बार में, यानी कि 3 पार्ट में बांट देता हूँ। 50 किलोमीटर यहाँ, 50 किलोमीटर यहाँ, 50 किलोमीटर यहाँ। तो आप देख सकते हो मुझे पड़ा कितने में गया, 50 का मैंने सीधा दे दिया इसमें डिवाइड, तो 50 दिया 150, यानी 3 घंटे। एक स्टेप ये वाला, एक स्टेप ये वाला, एक स्टेप ये वाला, 3 घंटे का टाइम लग गया। अब आई थे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले से भी देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसमें सेट करता हूँ, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने 50 लिख दिया, बराबर डिस्टेंस कितना 150, 150 लिख दिया। टाइम आपको निकालना ही है, ठीक है भाई मेरे, टाइम आपको निकालना है। ये 0 से ये 0, 5 या 15, 3, तो टाइम कितना हो चुका भाई मेरे? 3 घंटे। बताइए भाई, किसी भी प्रकार से आपके लिए बताइए कहाँ समझ में नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ भाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप अच्छे से बना ले जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस है तो भाई आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बना ले जाओगे। अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, देसी लैंग्वेज में, ये वाली आपकी देसी लैंग्वेज। 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, 1 घंटे चला मैं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बचा, फिर 50 किलोमीटर चला, 150 किलोमीटर आया, फिर मैं बचा 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर चल दिया, पूरा 150 किलोमीटर पहुँच गया मैं अपने ऑफिस। ठीक, तो इस प्रकार से 3 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे देखो भाई, ये क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी गई। एक घड़ी का मूल्य आपके लिए 6,000 रुपये में खरीद लाया भाई, और उसे 5500 रुपये में बेची गई है। भाई एक बंदा है जिसमें घर से कह के लिया है मैं घड़ी लेने जा रहा हूँ, उसने लिया है वो 6,000 रुपये की। या आपने कोई फ़ोन खरीदा 6,000 रुपये का, कुछ दिन चलाने के बाद कह रहे हो भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बेच रहा हूँ इसे, इसे मैं देखता हूँ। और आपने देखा भी होगा भाई, ज़्यादातर मैक्सिमम आपके जो फ़ोन होते हैं वो कम में जाते हैं, ज़्यादा में तो जाते नहीं हैं, ठीक है ना। वही फ़ोन वाला लगा लेना कॉन्सेप्ट कि 6,000 रुपये का फ़ोन खरीदा और 5500 रुपये में बेच दिया, तो बताइए मुझे कितने रुपये का नुकसान हुआ? पहले तो ये बताओ नुकसान क्या रुपये हुआ? नुकसान हो गया भाई आपका 500 रुपये का। कितने पर हुआ? परसेंट में लगाना है। कितने पर हुआ? 6,000 रुपये हुआ है। इंटू कर देंगे 100, तो काटोगे, काटा पीटी करोगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? आइए देखते हैं हम कि देखो 6,000 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी, 6,000 रुपये कोई वस्तु खरीदी और 5500 रुपये में मैंने वो वस्तु बेच दी, ठीक है भाई मेरे। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये मैंने सीपी किया, ये आपको सेलिंग प्राइस यानी कि सेल कर दिया। 500 रुपये का डिफरेंस आ चुका है आपके सामने, कितने पे? 6,000 रुपये आया, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 तिया 6, 2 ते 25 बार, तो 3 का 25 में भागेंगे, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 8.33% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बताइए भाई, ये बताओ किसकी समझ में नहीं आया क्वेश्चन? अब ऐसे उम्मीद करता हूँ भाई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों को आप बना ले जाओगे, ठीक। आइए देखते हैं, एक एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर का औसत
40 है, यदि P और Q का औसत 35 है तथा Q और R का औसत 45 है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि 3 का तो पी क्यू आर का औसत दे रखा 40। मैं इनका P प्लस क्यू प्लस आर, देखो औसत 40 दे रखा था, 40 इंटू 3 कर दूं मैं, इनका योग आ जाएगा। योग कितना हो गया, 4×12 यानी 120। 120 इनका योग आ चुका है आपके साथ। ठीक है जी। यदि पी क्यू का औसत 35 है, P प्लस क्यू इनका योग निकालता हूं तो 35 इंटू 2 बराबर होता है 70। 35 दूनी 70। क्यू और आर का औसत कितना, 45। क्यू प्लस आर का औसत दे रखा है कितना, 45। 45 इंटू 2। अब बोल रहे होंगे भाई ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 भाई ये कैंडिडेट थे, टोटल संख्या यानी कि पदों की संख्याओं का योग बट्टे पदों का नंबर, कितने नंबर हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। ओके क्या, अब देखो 45 दूनी 90 हो गया, 45 दूनी 90। अब इनको मैंने देखो यहाँ पर किसका डबल आया है, जिसका भी डबल आएगा उसी का मान निकलता है। हमें देखो यहाँ क्यू डबल आया, यहाँ भाई मेरा क्यू डबल आया, देखो ये क्यू, तो इसमें क्यू का मान निकल के आएगा, क्यू 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 का मान आ जाएगा। तो देखो इनमें ऐड करता हूँ, ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 9 7 16 हो गया, यानी 160। अगर हम तीनों का इनको ऐड करता हूँ तो मैं 160 आ रहा है। अगर मैं तीनों का टोटल देखता हूँ तो 120 आता है। भाई आखिरकार दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ की भाई ये क्यू का डबल ले रहे हो भाई आप, क्यू का डबल ले रहे हो तो इसमें तो माइनस कर दो, क्यू का निकल के आ जाएगा, सीधा यहाँ से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई मेरे 40। 40 इसका राइट आंसर, क्यू का मान आएगा 40। ये क्यू का मान आ चुका है आपके सामने 140, सॉरी 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो इस क्वेश्चन में, भाई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर ले जाओगे, उम्मीद करता हूं भाई ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, अब इसे देखिए भाई क्या कह रहा है। कुछ क्वेश्चन तो भाई ऐसे होते हैं भाई आप उन्हें ओरली मौखिक अपने दिमाग की बुद्धि के आधार पे ही कर ले जाओगे। क्या कहते हैं भाई क्वेश्चन कुछ, कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनका योग करोगे। ठीक है जी, योग कर ले जाओगे, 3 दूनी 6, 600 कर लोगे योग। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है, अगर मान लो एक सवाल मैं आपके लिए यहां से देता हूं, देखिए कुछ मेरे छात्र थे, यानी कि मैंने माना 1 2 3 4 5, आप इनको जोड़ो, सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, एवरेज आएगा आपका 3। अब मैंने इनमें सब में 5 की वृद्धि कर दिया, जैसा उसने कहा मैंने छोटे लेवल पर किया, उसने बड़े लेवल पर किया, 20 तक लेके आया, मैंने छोटे पे किया, 5 मैंने इसे दे दिया, 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 5 इसे दे दिया। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 25, 25 का आधा 5 यानी कि 5, यानी कि 3 प्लस 5 कितना हो गया भाई 8। आप इनको भी टोटल जोड़ लोगे तब भी आपका वही आएगा। ठीक है ना, 6 और 25 कितने आएंगे, 25 6 36, और इस प्रकार से इन्हें जोड़ोगे कैलकुलेट करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, हमें ये देखना है कि भाई इससे हमें क्या समझ में आया, इससे ये आया कि हम देखते हैं भाई जब भी सभी की आयु में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सबको 5-5 रुपए दिए जा रहे हैं, तो उसके औसत में भी 5 की वृद्धि होगी। ये तो आपके लिए बस समझाने की था, मैंने वो बता दिया भाई। तो भाई इसका सीधा सीधा यही जवाब है, जब भी आप किसी की औसत आयु में वृद्धि करोगे तो उसके टोटल में भी हो जाएगी। ठीक है ना, इसने कहिए प्रत्येक छात्र में 20 की वृद्धि कर दी, तो भाई औसत में 20 की वृद्धि कर दो, जब 20 की वृद्धि करिए तो 20 की वृद्धि होगी। आप यहाँ पर प्रत्येक छात्र की औसत आयु में n की वृद्धि कर दो तो औसत में भी n की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, यानी 20n होता, अब ये हो जाएगा 25।
और इसने पूछा क्या है कि वृद्धि कितनी हुई, औसत आई है कितनी वृद्धि हुई है। भाई जितनी बड़ा होगी उतनी तो वृद्धि होगी, बस यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आ जाओ आगे देखते हैं। ये देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एम एन पी बराबर 3:7:5 और पी क्यू 1:2 है, ठीक है, तो एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे भी क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एम एन पी एंड क्यू, ये 4 लेटर है हमारे लिए। ओके भाई मेरे, देखो मैं थोड़ा इनको कलर चेंज करके दिखता हूं। चलिए कोई नहीं। तो देखो क्या दे रखा, 3, 7, 5, 3, 7, 5 सभी तरह के हो गए। चलो कोई नहीं, 3, 7, 5 इनका तीनों का ऐसा दिया। पी क्यू का दे रखा 1 और 2, पी एंड क्यू का दे रखा 1 एंड 2, एम एन पी और पी क्यू का 1, 2, 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे 1 है, इसका 2 है, मतलब पी के 2 औसत हो सकते हैं, अनुपात हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। आपको करना बराबर, इसमें पूरे में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5×2 = 10, 5×1 = 5, और जिसके आगे कोई नहीं उसका कुछ नहीं। तो 3, 7, 5 और 5×2 = 10। ठीक है भाई मेरे, इस प्रकार से एम क्यू का मान ज्ञात करना है, एम का एंड क्यू का। ये तो एम रेशियो क्यू बराबर दे रखा 3:10। ठीक है भाई मेरे, तो 3:10 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आया भाई समझ में, एम और क्यू का मान आ चुका 3:10। अगर आपसे सभी का पूछता तो सभी का भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना। नमा क्वेश्चन देखिए भाई, नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। आइए कि देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। W + X किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, X Y मिलकर 60 दिनों में, X + Y मिलकर 60 दिनों में। ठीक है, 60 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि W X Y और सभी मिलकर काम को, यानी सभी यानी कि WX + Y यानी कि ये तीनों मिलकर इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। आपको निकालना इनका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालोगे भाई, इनका सबसे बड़ा नंबर उठाओ, 60 है, 60 का डबल कर दो 120। आपको 120 अगर नहीं आता, इसके 120 की 1240 कर दे, सॉरी 240 करते। ठीक है, फिर 240 नहीं होता तो 24 × 72, यानी कि इस प्रकार से चलाते आगे को। तो देखो ये आया आपका 120 एलसीएम। ये जो आया ये आपका टोटल वर्क है, 4×3 = 12, ये आपकी एफिशिएंसी होती है। 6×2 = 12, 3×4 = 12। अब देखना भाई क्या कि W और X को मिलकर इस कार्य को कितने दिन में लगेंगे। W और X पे कराना है। देखो टोटल की तो तीनों की तो 4 दे रखी है, तीनों की दे रखी 4। हमें देखो इसमें से किस में से निकाल सकती है, X और Y का लगा देते हैं हम यहाँ पे। देखो X और Y क्या है भाई मेरे, X एंड Y। देखो मेरा लिए X और Y है ना, कि X और Y का देखो W + XY को मैं यहाँ लेके XY का मान कितना 2, मैंने 2 लिख दिया, बराबर कितना, तीनों का मिलके बता रहा था 4। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो ये प्लस में 2 उधर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे 2। आपके सामने आ चुकी W की वैल्यू। अगर देखो मैं यहाँ पे W की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ पे भी 2। अगर W की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी है, टोटल 3 है, तो X का मान कितना होगा 1। X का मान 1 हो जाएगा। ठीक, X का मान 1 हो जाएगा। हमें निकलवाना किस में, Y पे। X का मान 1 तो Y का मान बच्चा भी 1।
हमें लिखवाना 120 काम कराना है कितने पे, W प्लस बाई पे। देखो W और बाई की, देखो 2 यहाँ पे W का, बाई का 1, ठीक है ना, 2 और 1 3, तो 3 चौक 12, यानी कि 40 दिनों में कर ले जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखो ये आपका डिस्काउंट वाले चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट वाले से। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य 3900 रुपये है, तो बताइए कितने रुपए की छूट दी गई है। तो आपके लिए बताइए कि आपके पास कोई वस्तु 4500 रुपये की, आपने 3900 रुपये में दे दिया उसे, तो बताइए सीधा सिंपली 600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बस आगे बढ़ जाओ, करते चले जाओ। 600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, हो गया काम खत्म। और कुछ तो है नहीं है। छूट क्या है, छूट वो आपकी 600 रुपये। आपके लिए परसेंटेज में मुझे बताना है भाई कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया इसमें। ओके, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं देख लूंगा भाई। फिर एक और क्वेश्चन आया छूट से ही, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से ही। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो पहले तो उसे छूट देता था 50% की, तो उसे 50% का लाभ भी होता था। अगर वो छूट नहीं दे तो फिर उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ, देखो इसको करते हैं, देखो CP SP एंड MP। ठीक है भाई मेरे, CP SP MP 50% की छूट, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर देखो जो भी छूट दी जाती है आपकी MRP पर दी जाती है। अगर 2 रुपये MRP है, 1 रुपये की छूट दे दी, तो आपने 1 रुपये में सेल कर दिया। 2 रुपये में 1 रुपये की छूट दे दी तो 1 रुपये में उसे बेच दिया, और 50% का लाभ भी होता है उसके बाद भी। ठीक है जी, 2 से चीज को 3 में हो जाती है प्रॉफिट में, यानी कि 2 का चीज वो 3 में बेचता है प्रॉफिट पे। अब आप देखो इसे रेशियो को समान कर लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, इनकी खाली जगहों पर खाली जगह भर दी। अब इसकी देखो नीचे करो, 2 3 दूनी 6। ओके, देखो अगर वह छूट नहीं दे तो 2 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेच दे तो उसे कितने % लाभ होगा। तो हमें दिख रहा भाई, देखो 4 रुपये का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ, 2 पे हुआ, कितने % हुआ ये आपको निकाल लेना। 2 से मैंने कट किया, 2 बार गया, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 200% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो कैसे भाई। देखो CP SP MP, देखो 50% की छूट थी, मैंने 2 से 1 के कम करके, 2 से मैं 1 कम कर दिया, मैंने 1 रुपये में बेच दिया। दूसरा क्या कह रहा, बाद में कह रहा बाद भी, उसके बाद भी 50% का लाभ होता है। 2 की चीज़ को 3 के प्रॉफिट पे बेच देता है, यानी 2 की चीज़ को 3 पे। मैंने यहाँ पे खाली जगह बन गई, मैंने यहाँ पे पड़ोसी से भर दिया, इसके पड़ोसी यहाँ ले आया, इसका पड़ोसी यहाँ लगा दिया, रेशियो में समान करने के लिए। ठीक, मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 आया, 3 आया, 3 दूनी 6 आया। अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ तो 2 की चीज़ को 6 में बेच देता हूँ, तो 4 का यूनिट का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 2 यूनिट पे, 100 निकाला, 200% पे आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके भाई मेरे, आ जाओ तो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है। देखो 2 संख्याओं के बीच का अंतर है, यानी कि x माइनस बाई बराबर, अंतर है ना, 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है, बराबर वो x प्लस बाई के 30% के बराबर है। ठीक है, मैं इस प्रकार से मान लूँ,
ये जीरो से मैं ये जीरो खत्म कर दूंगा, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक, 10x में से 3x माइनस कर दूंगा, 7x हो जाएंगी, माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, तो 13y हो जाएगा ये। तो x का मान कितना हो जाएगा 13, y का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे 7। आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या आपकी 13, तो 13/7, इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बड़ी संख्या फिर आपको छोटी संख्या देनी है, तो 13/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में? आराम से छोटा सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने मान लिया एक्स और वाई, उनके बीच का अंतर क्या, एक्स माइनस वाई किया, फिर क्या, और उनके योग एक्स प्लस वाई के योग का 33% में 30% लिख दिया, बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, बराबर कर दो। इस प्रकार से हम एक्स वाई के मान निकाल के लाए, तो 13/7 लिख गया। उसने पहले क्या कहा, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखनी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे देखते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ, ठीक है ना, 0.0, देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0.041, ये इस प्रकार से बार चढ़ा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि को भिन्न में बदलें। तो आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए हम आज बता देते हैं फिर से। देखो 0.41 है ना, इसके ऊपर बात चढ़ रहा है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो तो क्या करना, पहले तो इसे पूरा लिख दो 4-1, पॉइंट को भूल जाओ, खत्म कर दो बिल्कुल। ठीक है, जिसके ऊपर बार है उसके तो लिख दो 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी लिख दो 0। ठीक है जी, लो माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, मैंने 4 कर दिया माइनस, कितना हो जाएगा भाई 37/90। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा आज का करेक्ट आंसर, यानी 3, 37/90 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आया भाई समझ में? आगे चलते हैं। तो भाई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो भाई हमने शॉर्ट रील में भी बना रखे हैं। शॉर्ट रील में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आपके लिए मैंने भाई एक दिन सभी क्वेश्चनों को मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, वो भी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है ना, वहां से जाके मैंने, आपने अगर हमारी क्लासेस रेगुलर बेस पे देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चनों को कर ले जाओगे आराम से। भाई एक बात बता दूं, आप प्रैक्टिस सेट इतना जरूरी हो जाता आपके लिए बहुत ही। अगर एग्जाम में अगर आपने यहाँ पे भी 9 का रूल है ना, तो वहाँ एग्जाम में भी 9 का रूल एक ना एक शिफ्ट में आएगा। तो देख लो किसका नसीब जाग जाए, उसके नसीब जाग जाएगा जो भाई पढ़ेगा। भाई 9 का नहीं 3 का आएगा, 3 का नहीं 6 का आएगा, 2 का आएगा, 4 का आएगा, 8 का आएगा, 6 का आएगा, सभी के रूल बता रखे हैं, सभी के। मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया। 9 का डिविजिबिलिटी आज मोटा मोटा होता है, तो क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि भाई आपको जो भी नंबर दे रखा जिसमें भी भाग देना, अगर उनका 9 तक का भाग चला जाए, जैसे मान लो कोई संख्या है कि जैसे कि 1 2 3 5 7 8, ये इस प्रकार से कोई नंबर है, इस नंबर को देखना 9 से डिवाइड है या नहीं है। पहले क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। देखो 5 और 3 8 और 1 9, जहां पर 9 बन जाए उसे खत्म कर दो, 0 कर दो। 5 और 3 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 बचा। इसके लिए अगर 1 होता तो ये 8 और 1 9, यानी 9 से डिविजिबिलिटी है। अब ये 9 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि आपके सामने 1 नहीं लिखा था। ठीक है ना, ये 1 से नहीं होगा, 9 से नहीं डिविजिबिलिटी होगा। अगर करना है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकती हो। ठीक है भाई मेरे, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल में 9 का पास है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे भी देखो 9 बनना है, 9 खत्म कर दो। 7 और 3 10 और 8 18, 9 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18 खत्म, यानी कि है डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है इसमें। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 9 या 27, यानी कि ये भी डिविजिबिलिटी रूल में है। अब देखो यहाँ पे है 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, ये भी डिविजिबिलिटी रूल है, 9 से कट जाएगा।
6 और 3 9 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 8 और 5 13, ये नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट, यही वाला हो जाएगा। हमसे पूछा नहीं वाला, तो नहीं वाला ही बताना है आपके लिए भी, यानी कि ये वाला, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा विभाज्य नहीं है, वो ही बताना आपके लिए, ठीक है। जल्दीबाजी में ये नहीं करते 9 से विभाज्य है कौन सा, 6 7 और 3 10 और 8 18 खत्म, 9 खत्म, पूरे खत्म, यानी भाई है, मार्क बढ़ गया आगे। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि विभाज्य नहीं है, बस यही है क्वेश्चन में। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमर कितने दिनों में काम पूरा कर सकेगा। तो ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें एफिशिएंसी के आधारित पर क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि अमर एंड सचिन, अमर सचिन से 10% अधिक है। 10% अधिक है ना किससे, सचिन से। 10 है तो ये 11 है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। सचिन अकेला एक किसी कार्य को 44 दिनों में कर सकता है। 10 की एफिशिएंसी से सचिन उसी कार्य को 44 दिन में कर रहा था, तो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे टोटल वर्क कितना। 10 की एफिशिएंसी से 44 दिन में वो पूरा काम कर लेता था, तो कितना हो जाएगा, 440 काम था, इसीलिए वो कर ले जाएगा 44 दिनों में। टोटल वर्क आ ही चुका। अमर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकेगा, अमर की एफिशिएंसी कितनी, 11। तो देखो अमर पे करवाना है, अमर पे कराना है कितना, 440 अपॉन 11, 11 चौक 44, यानी कि 40 दिन में खत्म कर लेगा अमर। 40 दिन इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ठीक है भाई मेरे। आया समझ में एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन क्या था। 10 की एफिशिएंसी क्या होती है, 10 1/10। अमर से ये सचिन है और ये आपका अमर है ऊपर। अगर ये 10 करता तो ये अधिक करता है, यानी 10 से 11 कर देता है, ठीक है भाई। और मैं एक और चीज़ यहाँ एडवांस बता दूं भाई, एफिशिएंसी टाइम की अपोजिट होती है, ठीक है ना। एफिशिएंसी टाइम की अपोजिट होती है। अगर ये टाइम देखा जाए तो यहाँ पे टाइम बनेगा 10:11, इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है ना। ये अपोजिट होता है। मैंने ये टाइम एंड वर्क में भी आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करी है, वहाँ से अगर आपने नहीं देखी हो। और भाई मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत बारीकी से एक एक कंसेप्ट को लेके किया है मैंने, ठीक। आगे देखता हूँ भाई मैं इस क्वेश्चन को क्या क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 352 है। महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला है इसका, देखो एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जिसे मैं एक रेड कलर के बॉक्स में बंद कर देता हूँ। भाई याद कर लेना, अच्छा फॉर्मूला है, आता है अक्सर बहुत क्वेश्चनों में। तो देखो क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक्स और वाई मान लूँ मैं, यानी एक्स वाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड की दो संख्याएं 1408 लिख दिया मैंने। ये 1408 मुझे मल्टीप्लाई करी कराई मिल चुकी है। एलसीएम आपके लिए 352 है। देखो एलसीएम की जगह मैंने 352 रख दिया। निकालना क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ ही निकालना, एचसीएफ बचा। ये 352 में यहाँ पर डिवाइड में दे दूंगा इसे, 352 को मैं दे दिया डिवाइड में। अब देखो क्या करोगे, इनमें देखना है आपके लिए 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 4 तिया 12, यानी सेटिस्फाई हो गया ये। तो भाई देखो मैंने यहाँ देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 दूनी 4 नहीं बनना, 3 दूनी 6 नहीं बनना, 7 दूनी 14 नहीं बनना, लेकिन मैं यहाँ पे पहुँचा 4 दूनी 8, यानी है सेट है। यानी मैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ से चला जाऊँगा। मैं पूरा भी नहीं करूँगा भाई, ऑप्शन देखा मैंने ये देखा कि 2 का है, ऐसा 8 का बनाना, 2 की यहाँ करी मल्टीप्लाई 4, 2 चौक 8 यानी है सेट भाई। 2 दूनी 4 है, नहीं है, गलत है। 2 तिया 6 नहीं है, 2 सत्ते 14 नहीं है। आप क्या होंगे भाई कि 14 होता तो भाई फिर करना पड़ता आपके लिए,
ठीक है ना। तो भाई सही है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ चुका आपके सामने। देखिए तो यदि x और y बराबर 11:5 तो x माइनस वाई और बाई एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे, देखो x का मान तो 11 दे रखा है, y का मान 5 दे रखा है, इनमें रख दो 11 और 5 कितने, 11 में तो 5 जगह कितने बचे 6। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लो x प्लस वाई को, 11 5 16, 16 2 3 6 2 8 16, ये 3:8 इसका करेक्ट आंसर, 3:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन नंबर आ चुका है कि 258 और 301 और 387 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे महत्तम समापवर्तक की कहे तो आपको क्या देखना, उन संख्याओं के बीच का कम से कम डिफरेंस देखना, कहाँ कम से कम पड़ेगा। वहां से देखने के बाद जो डिफरेंस आएगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा, उसमें सॉरी फैक्टर होता है या फिर फैक्टरों का भी फैक्टर होता है, उस प्रकार से देखना है। हम देखते हैं तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 258 और 301 के बीच कितने का डिफरेंस, इनके बीच आ रहा भाई 43 का। 43 तो एक ऐसा नंबर है किसी का नहीं है भाई, नीचे तो इससे कोई है नहीं है, इससे ही होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 43 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है, उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। इसे भाई मैं डायरेक्टली भी बता सकती हूँ। डायरेक्टली क्या करना है कि देखो 10 या 30 यानी कि जो 1782, 1782 10 या 30 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है आपके लिए, बस काम खत्म। ये जीरो से ये जीरो खत्म कर ले जाओगे, इससे यहाँ काटा पीटी करोगे, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 निम 27, 3 चौक 12, 1 जीरो यहाँ बची, यहाँ लगा दी। तो ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये डायरेक्टली इसका साधारण ब्याज कितना होगा 5,940 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, डायरेक्टली, नो सवाल, नो झंझट, नो चिक चिक। ओके, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि अनुराग ने एक रेफ्रिजरेटर 30% की हानि पर 28,000 रुपये में बेचा। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना पड़ेगा। जो आपको 28,000 रुपये में बेचा था ना, वो 30% की हानि पर बेचा था, यानी कितने परसेंट में बेचा था, 70% में बेचा था। अब बेचना चाहता है वो 25% लाभ, यानी 125 में। तो आइए सीधा कर देते हैं इसे भी क्वेश्चन को, 28,000 इंटू कितना 125 की वैल्यू निकालनी है, दे कितनी की रखी थी 70 की, 30% की हानि पे 1 0 1 0, 7 चौक 28 और 25, 125 चौके कितने होते 500। ठीक है, ये 2 जीरो आपकी बची, ये 2 जीरो लगा दिया, कितना हो जाएगा भाई मेरे 50,000 इसका राइट आंसर होगा। तो बताओ भाई आगे क्वेश्चन समझ में, आगे देखते हैं। 20 नंबर होते हैं खत्म। अच्छा देखो दोस्तों भाई, हाँ जी भाई, अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुका खत्म। अब देखिए आपके लिए कोई प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट भी मिली बनी हुई है आपके लिए। देखो एसएससी जीडी की हो या किसी एसएससी स्पेशल वाली मैथ की हो या फिर जीएस की हो, हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, सभी की हमने पीडीएफ की सीक्वेंस वाइज लगा रखी है एकदम प्लेलिस्ट। और इसकी क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों हमारा जो भी टेलीग्राम का नंबर है, टेलीग्राम का नाम है टारगेट विद तेजा, इसे सर्च कर लो या फिर मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है लिंक इसकी, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए पीडीएफ के लिए अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे भी आपके सभी लिंकों की चैनलों की नोटिफिकेशन आती है, कौन सी क्लास कब चलनी है कब चलेगी। ठीक है, और हमारे फेसबुक का भी नाम है टारगेट विद तेजा, और ये आपके इंस्टाग्राम का नाम है टारगेट विद तेजा, ये हमारा आ जाएगा टारगेट विद तेजा इंस्टाग्राम पे। अगर आप इस फोटो को भी आप कहीं पे भी स्कैन करते इस वाले को भी,
इस वाले को स्कैन करोगे तो तुरंत ही आपके लिए हमारा चैनल आ जाएगा, जिसमें हमारी क्लासेस चलती है रेगुलरली बेस पे। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। ठीक है भाइयों।